एक तरफ कोरोना की मार, दूसरी तरफ बाढ़ का कहर। ऐसे में चुनाव आयोग ने चुनाव के बारे में संबंधित अपने टिप्पणी की है कि चुनाव का डेट आगे नहीं बढ़ेगा। ऐसे में क्या बिहार में चुनाव होना चाहिए या नहीं होना चाहिए? और जो जनप्रतिनिधि हैं या जो प्रत्याशी लोग हैं वो आम जनता के बीच में जा रहे हैं, संपर्क कर रहे हैं, तो क्या सामाजिक दूरी का पालन हो पा रहा है या नहीं हो पा रहा है? इन सारी चीजों को जानने के लिए बहुत चर्चित विधानसभा क्षेत्र कुचायकोट विधानसभा जो 102 से आरजेडी विधायक प्रत्याशी विजय चौबे जी से सारी बातों को हम लोग जानेंगे। सर, गुड इवनिंग में आपका स्वागत है। और सर, पहले ये जानना चाहेंगे सर कि आप सर्वोच्च पद से एक रिटायर हुए सर, तो ऐसे में आपको राजनीति में आने की प्रेरणा कैसे मिली है सर? देखिए, मैंने भारत सरकार में 30 साल से भी ज़्यादा सेवाएं दी है, देश के अंदर भी और देश के बाहर भी। और जहाँ भी मैं रहा हूँ, जो लोग मेरे बारे में जानते हैं वो इतना ज़रूर इस बात को टेस्टिफाई करेंगे कि मैंने पूरी तन्मयता के साथ, पूरी डेडिकेशन के साथ लोगों की सेवा दी है। और जहाँ तक मुझसे बन पड़ा है, ज़रूरतमंदों के लिए मैंने जो जो चीज़ करना चाहिए सब कुछ किया है। और हमने ये भी देखा है कि जहाँ जहाँ मैं रहूँ वहाँ एक सामाजिक समरसता बनी रहे, उनका सर्वांगीण विकास होता रहे और सरकार की ओर से किसी भी तरह की कोई बाधा उनके विकास कार्य में नहीं पहुँचे। ये मेरा प्रयास रहा है। सर, जैसे अभी कोरोना की हम लोग के पास बहुत दिक्कतें चली, ऐसे में चुनाव आयोग ने साफ कहा है कि चुनाव का डेट आगे नहीं बढ़ेगा। तो सर, आप लोग आम जनता के बीच में संपर्क में जा रहे हैं, तो क्या सामाजिक दूरी का पालन हो पा रहा है? देखिए, मेरा मानना है और मेरी पार्टी का ही मानना है कि चुनाव अभी नहीं होना चाहिए। इसके लिए हमारी पार्टी ने मांग भी किया है। हमारी पार्टी के जो नेता हैं और बिहार के भावी मुख्यमंत्री, इस समय प्रतिपक्ष के नेता श्री तेजस्वी यादव जी, उन्होंने डिमांड किया है, क्लियरली डिमांड किया है कि इसके डेट को आगे बढ़ा दिया जाए। लेकिन न जाने क्यों, फॉर सम मिस्टीरियस रीजन, ये सरकार अड़ी हुई है कि चुनाव कराएंगे। और जैसा मैंने अखबार में देखा है, चुनाव आयोग भी कह रहा है कि हम चुनाव समय पर ही कराएंगे। तो जब चुनाव होना ही है तो हम लोग मानने के लिए बाध्य हैं। और जब हम लोग प्रचार कर रहे हैं, जैसा मैं भी प्रचार कर रहा हूँ, तो हम लोग जो इसके नॉर्म्स हैं सोशल डिस्टेंसिंग वाला, वो पूरा मेंटेन कर रहे हैं। जो मास्क लगाना आप देख रहे हैं कि यहाँ भी मैंने मास्क लगाया हुआ है, इसका ही पूरा पालन कर रहे हैं। और ये भी देख रहे हैं कि कहीं भी बड़ी गैदरिंग नहीं होने पाए। साथ में हम लोग सैनिटाइजर लेकर चल रहे हैं। इसके अलावा और भी जो गाइडलाइंस हैं उसका पूरी तरह से पालन किया जा रहा है। और हम चाह रहे हैं कि लोगों के बीच में जाएं, लोगों की समस्याएं सुनें और जहाँ तक हो सके उसके समाधान के लिए हम तत्पर हैं। सर, ये विधानसभा बहुत चर्चित विधानसभा में से रहता है, तो ऐसे में आप अपने आप को कैसे साबित करेंगे सर? देखिए, इस विधानसभा की क्या क्या बुराइयां हैं ये सभी जानते हैं, क्योंकि ये पूरे बिहार के लेवल पे इस कुचायकोट क्षेत्र को देखा जा रहा है और सबकी निगाहें यहाँ पे हैं। तो मैं चाहता हूँ कि जो जो बुराइयां यहाँ पे हैं हम उसको दूर करने का प्रयास करें। जैसे मैं देख रहा हूँ कि यहाँ पे सबसे बड़ी बुराई आजकल है लॉ ऑर्डर, कानून व्यवस्था की। यहाँ कुछ गुंडे जो हैं, कुछ मवाली हैं, बदमाश हैं, और जिनके नेता कौन है बताने की जरूरत नहीं, ये सबको मालूम है कि इन सबका मुखिया कौन है। सबसे पहले मेरी प्राथमिकता होगी कि हमारी सरकार आए तो बिहार में इमीडिएटली 1 सप्ताह के अंदर लॉ ऑर्डर बहाल हो जाए, सबसे बड़ी चीज़ है। दूसरी मेरी प्राथमिकता होगी शिक्षा की और स्वास्थ्य, क्योंकि मेरा मानना है कि शिक्षा और स्वास्थ्य तो ऐसे पिलर्स हैं, ऐसे स्तंभ हैं जिनके ऊपर सारा सब स्ट्रक्चर, सारा वो जो ऊपर का स्ट्रक्चर है वो खड़ा हो सकता है। जिस देश में शिक्षा मजबूत है, स्वास्थ्य लोगों का अच्छा है, स्वास्थ्य व्यवस्था अच्छी है, उस देश का सर्वांगीण विकास आर्थिक, सामाजिक, सांस्कृतिक होना संभव है। तो मैं आपको दोबारा बता दूं, पहले प्राथमिकता कानून व्यवस्था की, दूसरी शिक्षा की, इससे स्वास्थ्य की। इसके बाद आगे सबसे बड़ी हमारे जो यूथ हैं, नौजवान हैं, जो स्कूल से कॉलेज से निकलते हैं, उनको नौकरी नहीं मिलती, तो उनके लिए कोई गेनफुल एम्प्लॉयमेंट, या तो नौकरी की व्यवस्था हो, नहीं तो कोई इस तरह की स्मॉल मिनी इंडस्ट्री हो, कॉटेज इंडस्ट्री हो, जिससे कि उनकी वो गेनफुल एम्प्लॉयमेंट उनको मिल सके। तो ये सारी चीज़ें हमारी प्राथमिकता हो। सर, ये जितनी भी चीजें बताएं आप रोजगार की विशेष रूप से, क्योंकि यहाँ पर इंडस्ट्रीज वगैरह कोई भी नहीं है,
और ना ही यहाँ पे कोई बंजर भूमि, तो ऐसे में आप कैसे इस चीज को पूरा करेंगे? देखिए, मेरा मानना है कि 12वीं क्लास तक आप सबको समान शिक्षा दें। 12वीं के बाद जो हायर एजुकेशन में जाना चाहें वो वहाँ जाए। लेकिन जो लोग ऐसे हैं जो बहुत इंटेलिजेंट नहीं हैं, जो अफोर्ड नहीं कर सकते हैं, उनके लिए हमको कुछ वोकेशनल ट्रेनिंग की ज़रूरत है। वोकेशनल ट्रेनिंग दें और साथ ही साथ हमारी सरकार इंश्योर करेगी, निश्चित करेगी कि मिनी इंडस्ट्री, स्मॉल इंडस्ट्री, कॉटेज इंडस्ट्री, इस तरह की तमाम सुविधाएं उपलब्ध करा करके इनको वहाँ पर एम्प्लॉयमेंट दिया जाए, ताकि बिहार के लेबर, बिहार के वर्कर्स और बिहार के लोग बाहर नहीं जाए। क्योंकि आपने देखा कि बाहर जाने के बाद किस तरह का ट्रीटमेंट मिलता है। हम नहीं चाहते हैं कि हमारे लोग बाहर जाएं और हमारे बिहार के अस्मिता को, बिहार के ऑनर को कम्प्रोमाइज़ किया जाए। तो हमारा प्रयास ये रहेगा कि ज़्यादा से ज़्यादा एम्प्लॉयमेंट जनरेट किया जाए। और दूसरी बात, आपने देखा यहाँ पे कि ये छोटी छोटी इंडस्ट्री तो स्थापित कर सकते हैं खुद घर में, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन हमारे बड़े इंडस्ट्री की भी ज़रूरत है। सबसे पहले हमारी प्राथमिकता होगी जो चीनी मिलें बंद हैं, 18 चीनी मिलें बंद हैं, और उनको 18 चीनी मिल को शुरू करने के लिए करीब करीब 5,500 करोड़ की जरूरत है, जो पैसा दे करके हम चाहें कि इमीडिएटली उनको शुरू किया जाए। इसके अलावा बाहर से इन्वेस्टमेंट लाए जाएँ और बड़ी बड़ी इंडस्ट्री यहाँ प्रमोट किया जाए, ताकि हमारे लोगों को 100% कंप्लीट एम्प्लॉयमेंट मिल सके और हमारा कोई भाई, हमारा कोई बंधु, हमारी कोई बहन बिहार से बाहर जॉब तलाश करने के लिए नहीं है। सर एक क्वेश्चन, मनरेगा पे सर, और मनरेगा जो है सरकार का काफी दर जो मतलब कम है, 194 जो 177 से 194 हो गया है, तो ग्रामीण लोगों के लिए आपकी नज़र से सर क्या उचित दर है ये? मेरी समझ से ये राशि काफ़ी नहीं है, क्योंकि इनको मिनिमम वेज तो मिलना ही चाहिए। हम यहाँ पर काम करने के लिए एक मजदूर रखते हैं दिन भर के लिए, तो उसको 300 रुपये देते हैं। पर मैं चाहूँ कि ये अमाउंट, ये राशि 300 से भी ज़्यादा बढ़े और इनको 350, 400 के बीच में कोई राशि फिक्स करें और हम उनको उतना पैसा जरूर दें। और मैंने देखा है कि आप अमाउंट बढ़ाते हैं तो लोगों की इफिशियंसी बढ़ जाती है, वो कार्य अच्छी तरह से करते हैं, पूरे मन लगाकर मेहनत के साथ करते हैं। तो फ़ायदा क्या होगा? हमने उनको पूरा वेतन भी दे दिया और हमारा पूरा काम भी निकल गया। तो मेरे ख्याल से ये पर्याप्त नहीं है, इसको जरूर बढ़ना चाहिए। सर मरीजों की संख्या जैसे बढ़ रही है, ऐसे में अपने विधानसभा या देशवासियों से क्या अपील करेंगे? देखिए, इस पैंडेमिक में, इस महामारी में हम देख रहे हैं कि ये बिहार सरकार कुछ कर नहीं रही। यहाँ तक कि जो हमारे वर्कर्स, मजदूर भाई बाहर थे, उनको भी इन्होंने आने से रोकना चाहा। रुके नहीं, अलग बात है, पर इन्होंने रोकना चाहा। तो इनसे तो हम ज़्यादा उम्मीद कर नहीं रहे हैं, क्योंकि इस महामारी में जो हमारे लोगों को मिलना चाहिए था वो भी नहीं मिल रहे हैं। 35 में से 32 जिलों में जो इन्होंने प्रॉमिस किया था वो भी नहीं कर रहे हैं। तो इससे तो हमारे भाई बंधु कोई उम्मीद करें नहीं। इसलिए मैं अपील करना चाहता हूँ कि आप अपने परिश्रम पे, अपने मदद पे ज़्यादा रिलाई करें और अपना रक्षा कवच आप खुद बनिए। सेल्फ हेल्प इज द बेस्ट है। आप इसलिए आप सरकार के भरोसे न रहें और जितनी हो सके आप अपनी सावधानियां बरतें, जो कि गवर्नमेंट की ओर से जो गाइडलाइंस भी हैं, मास्क पहनना, सोशल डिस्टेंसिंग करना, सैनिटाइजर करना, कुछ इम्यून सिस्टम को बढ़ाना। तो ये सबको आजकल मालूम हो गया सोशल मीडिया के। तो आप इन सबका पालन करें और अपनी रक्षा खुद करें। और मैं ये आपको विश्वास दिलाना चाहता हूँ कि जिस दिन हमारी सरकार आएगी उस दिन ये जो सारे वादे इस सरकार ने किए हैं, जो नहीं कर रहे हैं, हम उसको भी पूरा करेंगे और जो उसके अलावा भी कर सकते हैं वो आपके लिए जरूर करेंगे। तो इसी के साथ हमने विधायक प्रत्याशी जो विजय चौबे जी हैं, उनसे हमने जाना कि आने वाले समय में चुनाव में अगर आम पब्लिक का जन आशीर्वाद रहा तो क्या क्या इनका मुख्य मुद्दा है जो चुनाव को जीतते ही सबसे पहले पूरा किया जाएगा। और भी इसमें जो कोरोना काल में आप लोगों से अपील की है कि विशेष रूप से सावधानियों को रखें, सिर्फ सरकार के भरोसे ना रहे, अपने सामाजिक दायित्व को समझते हुए अपने और अपने परिवार की रक्षा करें। इसी के साथ मनोज कुमार, टुडे न्यूज़, गोपालगंज।